जो कि बहुत ही ज्यादा सब एस्पिरेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आरएस एग्जामिनेशन के लिए इफेक्टिवली कैसे प्रिपेयर करें, है ना। प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन उस प्रिपरेशन में हम इफेक्टिवनेस कैसे लाएं, तो आज हम इस सेशन में उस पर बात करेंगे। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स का तो ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो जैसे कि राकेश सर ने बताया कि नोटिफिकेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर ना अराउंड, कि जब इंटरव्यूज कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम जो रहेगा विद इन 3 to 4 months आफ्टर नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को भी अगर हम देखें तो 2024 में सितंबर में नोटिफिकेशन आया एंड एग्जाम फरवरी 2025 में हो गया। तो जो 3-4 मंथ्स का गैप है ये हमें अपने प्रिपरेशन के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर ये और हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करिए आप कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आरएएस की जो जर्नी है ये क्या कॉन्टिन्यूस जर्नी है। आप जब तक नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करने का वेट करेंगे तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो ऑलरेडी इस जर्नी में आपसे एक स्टेप अहेड होंगे। तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन टू कम। ओके। तो अब इस अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो इस समय जब मेजर डाउट आता है कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी हम प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन करें या मेंस फोकस प्रिपरेशन करें। तो अभी जो टाइम है या प्रीलिम्स प्लस मेंस करें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये बेटर रहेगा कि हम अभी क्या करते हैं, मेंस के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। क्योंकि आप मेंस के ऊपर फोकस करेंगे तो मेंस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको क्या रैंक मिलेगी, किस सर्विस में आप जाएंगे, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपका एक स्टेप है, आपने उसको क्लियर कर लिया, लेकिन अल्टीमेटिंग डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो आपका मेंस और इंटरव्यू रहता है। प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेंस के लिए हमें हार्डली 3 to 4 मंथ्स मिलेंगे। तो उस टाइम में अगर आप अभी उसको यूटिलाइज कर लेंगे मेंस के लिए, तो उस टाइम आपको मेंस का सिलेबस जो है वो कवर करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आप लोगों के लिए एक एडवांटेज रहेगा। अब मेंस क्यों जरूरी है? अब मेंस ऐसा तो नहीं है कि ठीक है प्रीलिम्स की तरह हमने पढ़ लिया और आया और हमने कर दिया। मेंस में क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आंसर आई थिंक क्या एक स्किल है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपने पढ़ा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, आप क्या फैक्ट डालोगे, आप अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करोगे, है ना। उसको एग्जामिनर को कैसे बताओगे कि आपको पता है। तो आंसर आई थिंक इज अ स्किल। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और आप जैसे जैसे प्रिपरेशन करेंगे, आंसर्स लिखेंगे, ये चीजें जो है वो उसी के साथ ही डेवलप होंगी। मीन्स जो है वो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को टेस्ट करता है ना, कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को लेके, आप एनालिसिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप अपने थॉट को प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच पा रहे हो, कितनी चीजें हैं जो आप मेमोराइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली रैंक डिसाइडर क्या है? हमारा मीन्स वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग मेंस पे फोकस कीजिए जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता फॉर श्योर। बात रही पीएसआई की, है ना, एक डाउट इसमें चलते चलते आता मैम है कि एक एक पीएसआई। मिनट मैं इंटरप्ट करूँ, मैं एक चीज कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ जो भी आपने मेंस वाली बात बोली। हम्म। अभी जैसे ना आप लोगों के साथ हम लोगों ने ना ये यूपीएससी वाले पेपर शेयर किए होंगे, पेपर 1 2 3 4 चारों पेपर हो गए हैं आज ना। एक बार जाके ना आप इन पेपर को देखना, आपको ना क्वेश्चंस इस तरीके से दिखेंगे कि एक बार पढ़ने से तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, और सेम चीज कुछ कुछ चीजें ना आपको इस बार के आरएस मेंस में भी मिली होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि जिन्होंने 2 3 आरएस मेंस लिख चुके हैं। भाई लिटरली ना ऐसी सिचुएशन थी उन स्टूडेंट्स के साथ भी कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं पा रहे थे। और ये सिंपल सी चीज है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हैंडल करना वहां पे। अभी आपको ना जैसे हो सकता है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाए वहां पे, लेकिन 10 नंबर वाले क्वेश्चन में और इवन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ते हो ना तो आप एक बार तो दिमाग चकरा जाता है कि भाई इसमें क्या लिखूं, पूछ क्या रहा है। अच्छा फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखते वो हैं जो उन्हें आता है।
जो पूछा है उससे कोई मतलब नहीं रहता स्टूडेंट्स को। फिर वो सोचते हैं कि अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो मेंस की कट ऑफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं और ये बता देते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। यार मेंस में पता नहीं तुम कैसे कर पाते हो, पता नहीं उनमें क्या सुपर पावर है। लेकिन लिटरली ना चीजें नहीं होती जब तक आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे, आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन आया और आप उस लेवल पे हो, या आपके अंदर उतनी एबिलिटी आपने जनरेट कर ली है कि आप कैपेबल हो चुके हो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो क्वेश्चन की डिमांड है मैं उसको पूरा कर दूं। वरना ना फिर बाद में वो वहां पे डायग्राम क्या वैल्यू एडिशन वो सब कुछ भी काम नहीं आता, जब आप क्वेश्चन जो पूछा है ना वो नहीं एड्रेस करते हो तो। मैम। यस, बिल्कुल राकेश सर। मतलब अभी हम जो पैटर्न्स देख रहे हैं ना मेंस के, वो भी चेंज हो रहे हैं। पहले था कि ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने उस चीज को रट लिया, तो एग्जाम जो है आरएस का बिल्कुल फैक्चुअल आएगा, फैक्ट ओरिएंटेड आएगा, हमने लिखना है और हो गया। लेकिन आप लोगों ने पीछे वाले एग्जाम्स देखे होंगे, तब उस आपने नोटिस किया होगा कि एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं उस पे आरपीएससी फोकस कर रही है। करंट अफेयर्स को जो है आरपीएससी इंक्लूड कर रही है। जैसे अगर हम पिछले एग्जाम में आपने देखा हो तो एक क्वेश्चन था उसमें कि जो महात्मा गांधी है, वो हर एक 3 डिकेड का उनका जो इन्वॉल्वमेंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो अब आपकी एनालिटिकल पावर जो एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आप कैसे लिंक कर रहे हैं चीजों को, कि महात्मा गांधी कैसे रेलेवेंट थे। वैसे ही एक क्वेश्चन और जैसे था कि फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस सोशल इनकलकेशन, है ना, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है। अब कई लोग बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन, कई सोशल इनकलकेशन, उसके लिए आप फैक्ट्स भी दोगे, आप एग्जाम्पल भी दोगे, आप अपना व्यू पॉइंट भी दोगे। तो वो सारी चीजें से एग्जामिनर क्या है, आपको एनालाइज करेगा कि वेदर यू आर कैपेबल, कि आप अपना पॉइंट रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। तो एनालिटिकल पावर आपकी उतनी स्ट्रांग है या नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। अगर समझ पा रहे हैं तो क्या आप अपने वर्ड्स में उस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो रॉट लर्निंग से हटकर आरपीएससी जो है अब एनालिटिकल पैटर्न पे आ रहा है। पहले क्या होता था कि मेन करंट अफेयर्स मोस्टली सिर्फ प्रीलिम्स तक पढ़ते थे, कि ठीक है मूवल पढ़ ली, क्रोनोलॉजी पढ़ ली, सिर्फ प्रीलिम्स तक पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया, हो गया, क्योंकि मेंस है, ठीक है स्टैटिक आएगा या जो भी आएगा हम कर देंगे। लेकिन रिसेंट ये जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर आरपीएससी ने करंट अफेयर्स को बहुत मेजर रोल दिया है। आप साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी करंट बेस्ड। इकोनॉमी तो ऑलरेडी करंट बेस्ड रहती रहती है ना। तो जो भी पॉलिटी है उसमें भी आपका करंट जो है वो मेजर पोर्शन था। तो करंट अफेयर्स जो है वो मेंस के प्रिपरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते। पहले था कि ठीक है हमने प्रीलिम्स तक करंट अफेयर्स किया, उसके बाद ठीक है थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। लेकिन अभी आपके जो भी टॉपिक्स है मेंस के, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिख रहा है न्यूज के अंदर, है ना, करंट में कोई भी चीज चल रही है, कोई भी केस चल रहा है जिसका जो आपके एग्जाम टॉपिक से रेलेवेंट है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। जैसे गवर्नर वाला एक क्वेश्चन था कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस था अबाउट यूजेस ऑफ आर्टिकल 2000 200 एंड 201, है ना। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। तो जो भी करंट के इश्यूज चल रहे हैं हमारे, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर्स को जो है वो साथ के साथ लेकर चले, उसको ध्यान रखें, है ना। तेज सिविल्स का जो है वो एक चल भी रहा है करंट अफेयर्स वाला, है ना, डेली न्यूज़पेपर का। राकेश सर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करते हैं कि ये रेलिवेंट है, इसको पढ़ लो, तो उसको पढ़ लिया करो। क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन सा क्वेश्चन जो टॉपिक है वो क्वेश्चन बनकर आ जाए। क्योंकि आरपीएससी बदल रही है, करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर रही है, तो हमें भी उस चीज को बदलना पड़ेगा, एडेप्ट होना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी न्यूज़पेपर्स का डेली आता है कि मेन हेडलाइंस आती है, तो उसको एक बार देख जरूर लिया करो, स्किप बिल्कुल मत करो। मैं तो यही मैम एडवाइस करूंगी आप इसमें सभी को। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि हम लोग ट्राई करते हैं कि जैसे एक्चुअली क्या होता है कि सुबह ही न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, पीडीएफ आ जाती हैं, तो आई ट्राई कि यार ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से रिलेट करता है। और जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो हमें इतने सारे मैम पॉइंट्स मिल जाते हैं कि अब हमें अलग से वैल्यू एडिशन की जो बाद में होता है ना कि यार पीडीएफ कलेक्ट कर ली हमने, ये यहाँ से ये जी। कलेक्ट कर लिया, वो सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने बेसिक्स को या इन एडिटोरियल्स को पढ़ते जाएंगे तो जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के,
या जो भी स्टेप्स लिए गए वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। इवन आपको ना तो अलग से इंट्रोडक्शन तैयार करने की जरूरत है, ना कंक्लूजन बनाने की। आप स्टेप वाइज चीजें बिल्कुल। इवन मैम इसमें एक और चीज थी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में हम्म। एक पेज आता है जिसमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है। हाँ जी। इस इस बार मैम 2 से 3 क्वेश्चन ना उस एक्सप्लेन्ड सेक्शन से थे मेंस में। वहां हम्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन एज इट इज उनका आंसर उस एडिटोरियल में होता है। और फिर इसके बाद हर्षित सर क्या करते हैं कि इन एडिटोरियल्स के जो हम लोग क्लिपिंग्स डालते हैं उनको शाम को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर एकदम सिलेबस के साथ। वो वीडियोस हम लोग डालते नहीं, तो अगर आप उनको भी देख लोगे ना तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आप सब ट्राई कीजिए कि ये वीडियोस जो है आप जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, जो सोचने की क्षमता है आपकी, उसको ये लोग श्योरली श्योरली एलिवेट करेगी। क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि इसमें और क्या कर सकते हैं, फिर वही हमें चार पांच घिसे पिसे पॉइंट जो होते हैं कि सब में हम लोग निकाल लिख देते हैं, वही सब याद आते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं एडिटोरियल को, है ना, एनालिसिस करते हैं, कोई करंट अफेयर बताता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारी सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, हमारे पास नए नए पॉइंट्स जो है हमें डिस्कवर होते हैं। तो आप लोग इस चीज को अपनी हैबिट में जरूर लाइए। ये नहीं कि चलो जब प्रीलिम्स आएगा तब स्टार्ट कर देंगे करंट, या फिर जब हमने मेंस का लिखना होगा तब हम लोग ये वीडियोस देख लेंगे, इश्यूज तो वही चल रहे होते हैं। तो इस चीज को आप मत इसके ऊपर जाइए। आप ये चीज ट्राई कीजिए कि आप डेली जो है इन वीडियोस को देखें, करंट अफेयर्स डेली पढ़े, जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा अच्छा हो सकता है ना, उसको आप अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ये मुझे पॉइंट अच्छा लगा, कि ये कुछ नया इनोवेटिव है, कि अच्छा ऐसा भी हुआ है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो एक आपकी हैबिट बन जाएगी उस तरीके से चीजों को पढ़ने की। अब इस पे आती है सोर्सेज की बात, कि अब बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज जो है अवेलेबल है मार्केट में। आप एक टॉपिक डालेंगे, आपके पास 10 सोर्सेज आएंगे उसके, है ना। लेकिन आप लोग अगर सब जगह से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका एक भी पॉइंट उसमें से क्लियर नहीं होगा, आप एक भी चीज मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, और आपका बस वेस्टेज होगा टाइम का। लेकिन हमें क्या करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो पहले तो आप आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक है उनके ऊपर ही स्टिक करें। जो भी ई टॉपिक्स आपको सिलेबस के आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर मिल रहे हैं, ट्राई टू कवर इट फ्रॉम दैट ओनली। क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी क्या है, बेडरॉक है इन सब चीजों का। तो उस पर आप लोग कवर कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कीजिए, जैसे लक्ष्मीकांत होगी पॉलिटी के लिए, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होगी। करंट अफेयर्स को आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, मैगजीन से कवर कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आप जो है वो देख सकते हैं। डेली जो जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर आप सर्च डाउन कर सकते हैं। बट डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। ऐसा नहीं कि अच्छा इसकी पीडीएफ आई है ये भी पढ़ लो, उधर की पीडीएफ आई है ये भी पढ़ लो, किसी और थर्ड इंस्टीट्यूट ने निकाल दी उसकी भी पढ़ लो। ये चीजें मत कीजिएगा, मल्टीपल सोर्सेस के ऊपर मत फोकस कीजिए। एक सोर्स रखिए, उसके मल्टीपल रिवीजन के ऊपर आप लोग फोकस करें। ठीक है। और अगर आपको डिटेल्ड चाहिए, कि हमें प्रॉपर चाहिए कि भाई एक एक टॉपिक का हमें पता होना चाहिए कि हमें ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी में है या नहीं है, इसका वैल्यूएशन अगर करना है, कहाँ तक किस टॉपिक को पढ़ना है, तो उसका भी मैंने इन टेट सिविल प्लेटफॉर्म्स की एक वीडियो देखी थी। तो ये बहुत अच्छा है, हर चीज के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो है उन्होंने बनाकर एक्सप्लेन की हुई है। आप लोग चाहे तो उस चीज को रेफर कर सकते हैं ना, कि राजस्थान हिस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, कि हमें कहाँ से पढ़नी है, क्या सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स में एक्चुअली पढ़ना क्या है ना, कितना पढ़ना है। तो वो छोटी छोटी क्लिपिंग्स राकेश सर हर सब्जेक्ट की हैं क्या? मैंने 2-3 की देखी थी। हाँ जी मैम, वो हर सब्जेक्ट की आएंगी मैम। वो क्या है कि कुछ कुछ टाइम के बाद आती हैं, तो हम लोग प्रॉपर सा हर सब्जेक्ट की बना रहे हैं। हाँ, तो आप लोग प्रॉपर चाहे तो इनकी जो वीडियोस हैं आप इसको रेफर कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कौन से सोर्सेज को रेफर करें। और स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं तो आप उस चीज को एक बार जरूर रेफर कीजिएगा, अगर आपको क्लियर एकदम इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है। और इसके साथ साथ अब आता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें नहीं करें, या कोई टेस्ट सीरीज जरूरी है हमारे लिए, या बिना टेस्ट सीरीज ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि अरे इसमें प्रीलिम्स में तो क्या है, कि ठीक है बस घर पे बैठ के अपना वही तो करना है, खुद ही पेपर दे देंगे, हम खुद ही चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। और फिर मेंस में भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आंसर ही तो लिखना है,
कि ठीक है मॉडल आंसर कीज हमें मिल जाती है, उसमें से देख के हम लिख लेंगे और हो जाएगा, और तो क्या चीज है। बट अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम जो चीजें करते हैं ना हमें हमेशा सही लगती है, कि मैं जो लिख रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता, मैंने अपनी बेस्ट जो मैं लिख सकती थी मैंने उससे लिखा और ये आंसर सही है। बट इवैल्यूएटर बताएगा कि आपने कितना सही लिखा है ना, जिससे एक्सपीरियंस है, जो इस प्रोसेस से गया है, जो इस फील्ड में है ना, जिसने इन्वेस्ट किया है इसमें, वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको लगता है तो एक रूटीन बनाने के लिए ना, डिसिप्लिन में खुद को रखने के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो आपको जरूर हेल्प करेगी। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। क्या होता है ना कि हम खुद कर रहे होते हैं तो एक कई एक दिन आलस पे आ जाता है कि अरे यार आज टेस्ट देने का मन नहीं है, तो छोड़ो नहीं देते, आप कल देखेंगे, कल ही टेस्ट देंगे। या सुबह की टाइमिंग है तो नहीं अभी तो मूड नहीं है, शाम को टेस्ट देंगे, फिर शाम को भी मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, कल सुबह टेस्ट दे देंगे, टेस्ट ही तो है, पढ़ तो हमने लिया ही, टेस्ट का क्या है, कल सुबह दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम खुद के ऊपर ऐसे रहते हैं ना वो लीनियंसी आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट। मैम टेस्ट सीरीज वाली चीज में मैं ऐड करना हम्म। चाहूंगा। देखो यार आप लोग है ना, सिंपल है कि देखो कोचिंग वगैरह ना ऑलमोस्ट स्टूडेंट ले चुके होते हैं, सब ने कोई ना कोई फाउंडेशन किया हुआ होता है। आप है ना एक बार जाके टॉपर्स को सुनना, जैसे मैम भी बता रही है ना, जब तक हम टेस्ट नहीं लिखते ना तब तक चीजें सही नहीं होती। और प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी ये होती है, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज लो, आप किसी की भी लो, उससे कोई मैटर ही नहीं करता वो चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है आप उसको लिखो। अगर आप लिखोगे नहीं ना, प्रॉब्लम ये है कि आप ज्वाइन कर लेते हो और फिर लिखते नहीं हो। 2 टेस्ट लिखे, 3 टेस्ट लिखे, भाई आप लोगों ने ना जो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं ना, एक बार उनसे जाके पूछना, उनको इस बात का रिग्रेट जरूर होगा कि यार मैंने वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी लेकिन मैंने टेस्ट नहीं लिखे। अगर मैं टेस्ट लिखता तो मेरा हो जाता, या फिर मेरा दोस्त ने साथ में टेस्ट सीरीज की थी उसने लिखा उसका हो गया। ये चीजें आपके साथ, ये एग्जांपल्स होंगे आपके आसपास में कि जो रेगुलर टेस्ट लिख रहा था। अब कोई भी टॉपर उठा के देख लेना, जिसने रेगुलर टेस्ट लिखे हैं वो उस हर्डल को क्लियर करके आगे बढ़ा है। प्रॉब्लम यही है कि बस हम लोग लिखते नहीं है। आप लोग कोई भी एक शेड्यूल उठा लो। और एक और चीज, मान लेते हैं कि जैसे आप लोग इतने डेडिकेटेड हो ना कि आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। जैसे अभी अपने बीच में एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जो हमारे साथ क्यूबिट में था। वो क्यूबिट में लाइब्रेरी में नहीं बैठता था, लेकिन उसने एक एक दिन का क्यूबिट खुद से लिखा था, खुद से लिखा था, मतलब उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था। अगर आप इतने डेडिकेटेड हो ना तो फिर किसी की जरूरत नहीं है भाई, आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है। आप अपने एक फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में अगर आप लिख के खुद से चेक कर सकते हो, चाहे आप एक क्वेश्चन लिखो लेकिन लिखो रेगुलरली, तब जाके चीजें जो आप प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज आपकी आंसर राइटिंग में जो भी मैम बताएंगी आप लोगों को, है ना, तो फिर आपकी वो प्रेजेंटेशन वगैरह सही होती है मैम। आप लोग आंसर नहीं लिखोगे ना तो आप कितना भी पढ़ लो, वहां पे फाइनल एग्जामिनेशन में आपका हाथ चलेगा ही नहीं। आपको सारा आता होगा, सब आता होगा, लेकिन ना तो आपसे टाइम मैनेज होगा और आपसे आंसर भी नहीं लिखा जाएगा कि अरे इसमें लिखे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, स्पेस कहीं फिल ना हो, जिस स्पेस कहीं रह ना जाए। तो ये इश्यूज बहुत आएंगे अगर आप लोग आंसर नहीं लिखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी आप जो है आलस नहीं दिखाएं। आंसर्स आप कुछ भी करें, किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन आप आंसर जरूर लिखें फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और थर्ड, इवैल्यूएशन। यूं नहीं कि हमने एक पेपर किया, इवैल्यूएट होकर आ गया या चेक कर लिया और उसको छोड़ दिया। ये चीज आप कभी मत कीजिए, है ना। आपने एक एग्जाम दिया, एक टेस्ट दिया, उसके अंदर आपकी कहाँ कहाँ गलतियां रही, चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे वो मेंस का है ना, आइडेंटिफाई किया इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ पता भी था या नहीं पता था। पता तो नहीं था तो वो तो आप एक कैटेगरी में रखो कि इसके बारे में तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी। दूसरे आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपको आते तो थे, आपने पढ़ा भी था, लेकिन आपने उस जगह उसको आपको मेमोराइज नहीं हो पाया, है ना, लैक ऑफ रिवीजन था, या वो उस जगह टाइम आपको क्लिक नहीं किया। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से ऐसे आएंगे। थर्ड, ऐसे होंगे जो आपको आते भी थे, आपने पढ़ा भी था, आपको याद भी था, लेकिन फिर भी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके जो है वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। तो नेक्स्ट टेस्ट में आपको किन एरियाज के ऊपर काम करना है वो आपको एक
लिस्ट मिल जाती है कि अच्छा मुझे ये गलतियां मैंने मेरे पिछले टेस्ट में की थी, तो इसको मुझे मेरे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं करनी है। तो ये चीज आपको काम करना है, टेस्ट होने के बाद भी उस टेस्ट पेपर पे काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दिया, इवेलुएट होकर आ गया, उसको सरसरा देखा और रख दिया, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि आपके जो वीक एरियाज थे उनको तो आपने आइडेंटिफाई नहीं करा। जो चीजें आपको उस टेस्ट में नहीं आती थी ना, वो आपको अगले टेस्ट में भी नहीं आएंगी। तो वो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। तो इसलिए टेस्ट दिया, इवेलुएट होकर आया, आपने खुद इवेलुएशन किया, उसके बाद 1 डेढ़ घंटा उस पेपर के साथ और बिताना है कि चलो देखते हैं कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आता था, कहाँ पे मैं बेटर कर पाता था, या कौन सी चीजें मुझे नहीं रिमाइंड हुई, है ना, कहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत आ गया, इसमें मैं और क्या चीज ऐड कर सकती थी या कर सकता था। तो ये चीजें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करना है कि पेपर देने के बाद, इवेलुएट होने के बाद, पेपर के साथ आपको 1.5 से 2 घंटे और बिताने हैं। तभी जो है आप टेस्ट सीरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे। नहीं तो फिर वही रहेगा कि ठीक है चलता जा रहा है, दे लिया हो गया, वो कंटिन्यू होती रहेंगी चीजें, वही मिस्टेक्स आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है। फिर आता है, अब इसकी अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज हो गया, सोर्सेज हो गया, फिर भी बहुत सारे ऐसा होता है कि मैडम पढ़ भी लिया, वो भी गया, लेकिन याद ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सामने है, हमने देखा था कि हमने इसके बारे में पढ़ा तो था, लेकिन क्लिक ही नहीं हो रहा है, रिवाइज ही नहीं किया। तो रिवीजन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। आप एक बार पढ़कर उसको छोड़ दोगे ना, तो आएगा ही नहीं याद, बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि रिवीजन आप करोगे वैसे वैसे वो आपके माइंड में चीजें सेटल होती जाएंगी, आपको याद होती जाएंगी, है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मल्टीपल रिवीजन से आप उस चीज को अपने माइंड में इनकलकेट कर पाओगे। और मीन्स में तो ये बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में तो क्या है कि हमने देखा 4 है तो हम बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं, हमने ये पढ़ा था, कुछ कुछ ऐसा था। तो पॉसिबिलिटी है कि ठीक है, आप जो है उसमें से 4 ऑप्शंस देख के आपको याद आएगा और आप उस चीज को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन मेंस का जो है ना, वो सारा गेम चेंज है। मेंस में आपको लिखना है, ठीक है, आपको प्रोड्यूस करनी है चीजें, आपको प्रेजेंट करनी है। तो जब तक आपके माइंड में पूरी चीजें सेट नहीं होंगी, या आप उसको रिवाइज कर करके अपने माइंड में नहीं बिठाएंगे, तो आप वहां पे लिख ही नहीं पाएंगे। अगर कुछ आ भी गया तो थोड़ा बहुत याद आएगा, एक लिख पॉइंट लिख दिया, 2 पॉइंट लिख दिया, फिर बाकी की स्पेस पे क्या लिखेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा। तो रिवीजन इज मस्ट। आप रिवीजन को ये नहीं कर सकते हो कि नहीं, मैंने तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, एक सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फिर 2 महीने उसको देखा ही नहीं। फिर आप जब उसको 2 महीने बाद वापस उठाओगे ना, तो आपको फिर से उसके ऊपर उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा जितना कि आपने फर्स्ट टाइम लगाया था, क्योंकि आपने उस चीज को रिवाइज ही नहीं किया। फिर लगेगा कि अरे यार, ये तो ऐसा ही लग रहा है कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं, दिमाग में ही नहीं आ रहा कुछ। तो ये सारी चीजें होंगी। तो रिवीजन को आप बिल्कुल प्रैक्टिस में लाया ना। कई क्या होता है कि हफ्ता हमने पढ़ लिया, तो एक दिन आप उसको एक दिन उसमें रिवीजन के लिए निकालो कि ठीक है, जो पूरा हफ्ते का हमने पढ़ा, चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। एक चीज आप ये कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, है ना, उसका एक टॉपिक हमने पढ़ा, अगले दिन हम उसके आगे चल रहे हैं कि ये वाला चैप्टर हमारा हो गया, नेक्स्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट शुरू करने से पहले सिर्फ पेज पलट लो, है ना, इंडेक्स को देख लो उसके, कि इंडेक्स में से आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जो एकदम ही स्किप हो गया इंडेक्स देख करके, अरे ये क्या चीज थी, उसको जाकर एक बार और पढ़ लो नया टॉपिक शुरू करने से पहले। तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेगा, अगर आप नेक्स्ट डे ही उसको थोड़ा सा देख लोगे ना कि मैंने क्या पढ़ा। तो एक सब्जेक्ट कवर होने तक आप अगर इसको अपनाओगे ना, ये चीज को कि बस पूरा पूरा नहीं पढ़ना, जो मेन इंडेक्स होता है हमारा, या जो मेन मेन हेडलाइंस होती हैं, है ना, उसको निकालते जाओ, देखते जाओ। अगर आपके माइंड में प्रोसेस हो रही हैं चीजें कि हाँ ठीक है, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसा पढ़ा था, ये पढ़ा था, देन इट्स ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। लेकिन बिल्कुल स्किप हो गया कि चीज ही क्या थी, ऐसा लग रहा है पहली बार ही नाम पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा वहां पर देख लो। तो ये चीज आप अपना सकते हो। बाकी 3 to 1 रूल तो है ही है। आपने इससे काफी लोगों ने सुना भी होगा कि एक टॉपिक को आप 3 दिन में रिवाइज करो, है ना, 3 दिन हो गए, फिर अगले 2 हफ्ते में उसको फिर रिवाइज कर लो, फिर 1 महीने में एक बार और उस पर नजर मार लो। क्योंकि एक बार पढ़ने पर चीजें याद नहीं होंगी। इतना वास्ट सिलेबस है, ऐसा सारा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो शायद मेंस में कवर ना होता हो। लॉ भी है, पबमेड भी है, एथिक्स भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब तो है ही है, स्पोर्ट्स भी है, साइकोलॉजी भी है।
तो मैनेजमेंट भी है, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आरपीएससी कवर नहीं करेगी। तो इतना वाइड सिलेबस जब आता है, तो वहां पे सब चीजों को मेमोराइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस में लाइए कि आपने जो किया है उसको रिवीजन के लिए आप टाइम देंगे ही देंगे। यूं नहीं कि चलो यार एक बार कंप्लीट कर लेते हैं सारा सिलेबस, रिवाइज बाद में कर लेंगे, फिर वो रिवाइज नहीं होगा, फिर वो सारा सिलेबस ही वापस होगा। तो इस चीज ये गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो फिर रिवीजन पे आएंगे। फिर बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्टी होती है उस चीज को रिटेन करने में। तो बेटर है कि आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम है ना, हफ्ते में दे दिया, 2 हफ्ते में दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप रिवीजन के लिए जरूर निकालें और रिवाइज करें चीजों को कि मैंने क्या पढ़ा, कि मुझे कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर फोकस करें। ठीक है। फिर आता है कि अगर हम इसी में बात करते रहे प्रेजेंटेशन की, है ना, बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जिनको याद तो सारा है, कुछ भी पूछ लो आप सब बता देंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो पैराग्राफ लंबा सारा, है ना, उसको उनको ये नहीं पता कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि पता ही नहीं चलता कि इसमें लिखना क्या था। तो वो सारी चीजें जो है आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी कि आपको फ्लो चार्ट्स का कहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। आप एक आंसर है उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, कि टेबल फॉर्मेट में करें या फ्लो चार्ट में करें, पॉइंट फॉर्मेट में करें या पैराग्राफ में करें, कैसे करें, कहाँ करें, है ना। तो वो जो सारी चीजें हैं ये जैसे जैसे आप आंसर लिखोगे उसके साथ ही क्लियर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार ही पेपर लिखा, पहली बार ही आपको दिमाग में आ गया कि अरे इसका तो बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाती हूँ, आंसर लिखती हूँ और विद इन टाइम लिमिट आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम ये वाली चीजें लेकर चलेंगे ना दिमाग में कि अरे ये तो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों को प्रेजेंट करने की, चीजों को सोचने की। और कोई चीज अगर किसी ने पूछनी है, अगर आप लोगों का कोई डाउट है, तो प्लीज यू कैन मैम आस्क। मैम एक स्टूडेंट का डाउट है और ये काफी हम्म। सारे स्टूडेंट्स का है कि अभी से प्रिपरेशन आरएस प्रीलिम्स या फिर मेंस की शुरू करनी चाहिए या पीएसआई की करनी चाहिए। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि ये जो टाइम है उसको कैसे यूज हम्म। करें। टोटली हम लोग पीएसआई पे मूव हो जाएं या फिर मेंस का भी अभी कुछ करना चाहिए। आप क्या बोलोगे इसमें? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो मेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीएसआई की डेट जो है वो समथिंग समवेयर अराउंड अप्रैल है ना। तब तक हमारा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और प्रीलिम्स के ऊपर हम लोग फोकस होना भी शुरू कर देंगे। तो प्रीलिम्स के साथ जो पीएसआई है वो हम कवर कर सकते हैं। अब प्रीलिम्स में पीएसआई में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे मेंस के साथ भी कोइंसाइड करेंगे, जो बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब चीजें आती है और जो हिंदी है, तो वो हमारे मेंस के सिलेबस के साथ कोइंसाइड करेगा ही करेगा। तो जो आरएएस के लिए फोकस्ड है ना कि हमें आरएएस करना ही करना है, तो आई एडवाइस कि आप मेंस की प्रिपरेशन जरूर शुरू करें। तो मेंस को आगे के लिए नहीं छोड़ें कि ठीक है नोटिफिकेशन आएगा तो तब हम मेंस की कर लेंगे, अभी तो पीएसए की आई हुई है, तो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस होकर और सिर्फ पीएसआई की करते हैं। तो ये चीजें हमें बाद में जाके रिग्रेट होगा इन चीजों का कि उस टाइम हमने नहीं की, क्योंकि जो नोट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूजुअली 3 to 4 मंथ्स का ही टाइम मिलेगा, और उस टाइम के अंदर इतना वास्ट सिलेबस को इफेक्टिवली कवर करना पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग अभी से मेंस का पढ़ते रहे साथ साथ ना। इसमें कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे ना ये मैम यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए भी रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लास्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा ना फियर फैक्टर उनके अंदर होता है कि यार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो अपने को कितना टाइम देना चाहिए। दूसरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी मेंस लिखा था या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए ये है जो लोग मेंस दे चुके हैं या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, है ना, या मतलब जिनका लास्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। देखो यार, आप लोग दे चुके हो, आपके अंदर ना वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आपको कैसे डील करना है प्रीलिम्स के पेपर से। तो आप लोगों के लिए ना मतलब जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3 महीने हैं, मतलब आप 100 दिन मान के चलो कि 100 दिन में आप प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो सकता है कि किसी को 120 दिन की जरूरत हो या थोड़े से ज्यादा हो सकता है ऐसा मेंस वाले स्टूडेंट को भी। बट अगर आपने मेंस लिखा है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। तो आप 3 महीने प्रीलिम्स के लिए रखो
मान के चलते हैं कि हम अप्रैल में पेपर हो रहा है, तो वो लास्ट के 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप मतलब 1 जनवरी से मान लो कि हम टोटली प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना, अब आप मेंस दे के आए हो, आपको अपनी वीकनेस पता होगी। आपको ये बात बिल्कुल श्योरिटी से पता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसमें पेन चला ही नहीं था। क्या वो छोटे सब्जेक्ट थे, क्या वो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, या फिर एथिक्स वाला ऐसा पार्ट था कि यार वो वहां पे थिंकर्स के नाम ही याद नहीं आ रहे थे, या फिर एग्जाम्पल ही नहीं बन रहे थे। आपको सब पता होगा कि किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी। तो आप ना जो आपकी वीकनेस है उससे डील करो। अभी जो आपके पास ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 4 महीने हैं, आप टोटली मेंस पे लगाओ। रही बात उनकी जिनका लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स नहीं हुआ था किसी भी कारण से, भाई आपको अगर डर है ना, तो आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, जैसे 5 महीने दे दो। इवन अगर आपको लगता है कि नहीं 5 महीने में भी नहीं होगा, तो 6 महीने दे दो। आप नवंबर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो, या अक्टूबर मिड से स्टार्ट कर दो। बट सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने, या फिर आप 1.5 मंथ स्टिल मीन्स पे लगा सकते हो। आप वो वाला पार्ट करके रख दो, चाहे आप वो छोटे सब्जेक्ट उठा सकते हो, चाहे आप वो पेपर 4 वाला पार्ट कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट अभी से करके रख दो, चाहे उसके नोट्स बना लो, या पीवाईक्यू लगा लो, या जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ के रख दो। क्योंकि मेंस में बाद में कम टाइम मिलेगा, आप ये मान के चलो, ये श्योर है ये चीज। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को एडजस्ट कर लो कि आपको प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम चाहिए। जो लोग मेंस लिख के आए हैं उन्हें कॉन्फिडेंस है तो वो कम टाइम में कर सकते हैं। जो लोग पिछली बार अनफॉर्चुनेटली रह गए थे, उन्हें लगता है कि ज्यादा समय की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा समय उस चीज को दे दिए। लेकिन अभी सितंबर अक्टूबर आप टोटली मेंस कर सकते हो, ये अच्छा टाइम है आपके पास। मैम एक डाउट ये भी है एक स्टूडेंट का, कि अगर मान लेते हैं हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हम्म। होंगे जो मैम अभी ग्रेजुएशन करके आए होंगे, तो क्या पॉसिबल है अगले 7 महीने में प्रिपेयर करके आरएस प्रीलिम्स निकाला जा सकता है? आप क्या कहते हो? सब बिल्कुल पॉसिबल है ना, क्योंकि मेरा भी क्या था कि सिर्फ ग्रेजुएशन हुई थी और नोटिफिकेशन आ गया था उसी टाइम पीरियड में, तो मेरे पास भी इतना ही लिमिटेड ही टाइम था। तो हम ये लोग क्या सोचकर अगर बैठ जाएंगे कि नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि अरे 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, होता ही नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर आप फोकस मत करें। और कुछ गलती क्या करते हैं ना सर, नए एस्पिरेंट्स की बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उनको लगता है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। नया बच्चा होता है ना, तो उसमें पढ़ने का क्रेज बहुत होता है कि यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहां से भी पढ़ लेते हैं। तो जो मैम एकदम सब नया अच्छा इस लग रहा चीज, होता है ना उनको। सब अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा इसमें, और किसी में ज्यादा पॉइंट दिए होते हैं तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है कि ठीक है इसमें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें भी उसके अंदर मिलती हैं। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि क्या रिलायबल है और किसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते हो। तो इस डिफरेंस को अगर आप लोग समझ लोगे ना कि कौन सा सोर्स जो है हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा एकदम रेलिवेंट है, तो आप तो पहले अपना सोर्स चूज कीजिए, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ नहीं जाएं। आरबीएससी को, एनसीईआरटीज को, इनको आप लोग प्रेफरेंस दें, ठीक है, और स्टिक टू ओनली अ सिंगल सोर्स। मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाके एकदम फोकस्ड, हाँ आपको मेहनत जो है बाकियों के मुकाबले ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी लोग अगर 6-7 घंटे दे रहे हैं तो हो सकता है आपको 9-10 घंटे भी इनपुट अपना देना पड़े। हो सकता है कई दिन ऐसा भी आएगा एग्जाम के टाइम में कि आपको 11 घंटे भी बैठना पड़े। तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करके आप जरूर इसको कर सकते हैं 7 महीने में। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो होगे ही नहीं। आप डेडिकेशन से करें, सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाई करें, प्रॉपर मेंटोर अगर आपको कोई कर रहा है ना, प्रॉपर मेंटोर मिल रहा है, तो आप उसके ऊपर रिलाई करें और अच्छे से चीजों को हैंडल करें। इधर उधर अपना दिमाग नहीं भटकाएं। मैम एक स्टूडेंट का जो डाउट था वो ये है कि क्या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को एज होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को एज नहीं होता है ना, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो चीजों को, उस चीज का एज जरूर होता है।
या हमने एक क्वेश्चन है ना, दोनों के पास सेम कंटेंट है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो? हमने पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया, भर दी उसको पूरी जगह। अब एग्जाम और दूसरे ने वही उसको पॉइंट वाइज में किया या टेबल फॉर्मेट में किया। तो जो एग्जामिनर के लिए इजी है ना, आप कैसे अपनी चीजों को लिख पा रहे हो, प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपके पॉइंट्स को जो आपके दिमाग में है उसको अपनी आंसर कॉपी पे कैसे ला पा रहे हो, वो मैटर करता है, मीडियम मैटर नहीं करता। बिल्कुल मैम, मीडियम मतलब सबके लिए वो बराबर ही हैं चीजें, और जी सिलेक्शन बिल्कुल। सब्जेक्ट दोनों ही मीडियम में होते हैं। हाँ जी। बाकी और किसी का क्या डाउट है? आप लोग एक बार मैं चाहता हूँ कि हर्षित सर भी थोड़ा सा बताएं। हर्षित सर न्यूज बिट जो टोटली कंट्रोल कर रहे हैं, वो डेली बनाते हुए इतनी मेहनत करते हैं, डेटा फैक्ट्स और मतलब जो गवर्नमेंट साइट से चीजें निकाल के लाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को ना वैल्यू एडिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई थिंक हर्षित सर सुन रहे हैं। सर आप अनम्यूट कर लो, मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको। हेलो। हेलो हर्षित सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा सा न्यूज बिट्स का बताओ, आप जो इतनी मेहनत करके वो पीडीएफ बनाते हो, वो वीडियो बनाते हो, वो कैसे बेनिफिशियल है? और एक और डाउट हो सकता है कि क्या वो पीएसआई वाले स्टूडेंट्स को भी देखनी चाहिए, वो न्यूज़पेपर जी वाली क्लिपिंग्स जो आप बनाते हो? जी सर, जी सर। सर सबसे पहले थैंक यू टू राकेश सर फॉर गाइडिंग अस ऑलवेज। अरे सर, आपकी मेहनत है वो। एंड सर, मतलब वैल्यू एडिशन का करंट सेगमेंट अगर अपन आरएस मार्केट में देखेंगे तो मतलब बहुत डिस्टॉर्टेड है। मतलब लास्ट मोमेंट रश होता है कि लास्ट मोमेंट आपको कोई वैल्यू एडिशन फाइल्स दे देता है एंड वी ऑल स्टार्ट चेजिंग देम। बट उसमें सर दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि ये होती है कि एक तो वो आपने प्रिपेयर नहीं करी होती है। ओवरनाइट अगर आपको फाइल मिले तो आप आपके पास डेटा तो है, पर वो केवल एक फैक्ट बन के रह जाते हैं। आप उसको कैसे एनालिटिकली दिमाग में इनग्रेन करोगे, वो चीजें इनकलकेट बहुत टाइम प्रोसेस से होती है। अगर आप डेली इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो, फैक्ट्स पढ़ रहे हो, तो जो डॉट्स हैं वो धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर अपन केवल एक सोशलॉजी के मैं आपको 10 फैक्ट दे दूं कि ये फैक्ट है, आपको यूज करना है, तो ओवरनाइट या एक बार में उनको सर यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन जो प्रोसेस फॉलो करते हैं सर उसमें टाइम लगेगा, बट उसका इजी तरीका ये है कि अपन एक सिंपल रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं और हर सेक्शन की हेडिंग उसमें लिख के अपन रख सकते हैं। और डेली इस तरह के आर्टिकल से जो भी इन्फो, कोई कमेटी, कोई अच्छे केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स या प्रेजेंटेशन का कोई पॉइंट उसमें आता है, तो अपन ओवर टाइम उन वैल्यू एडिशन मटेरियल को खुद से बना सकते हैं। तो 7-8 महीने में अगर अपन इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो 40-50 पेज के अपने पास पूरे सिलेबस के नोट्स बन जाएंगे। तो फिर अपने को एंड टाइम पे किसी वैल्यू एडिशन मटेरियल के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। मतलब अगर छोटी छोटी चीजें अभी हम लोग न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से निकाल लेंगे तो बाद में वो लोड नहीं आएगा। क्योंकि ना बिल्कुल ये सर। ऐसे फोमो फील होता है स्टूडेंट को कि यार इसके पास तो इतने सारे वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं और हमारे पास नहीं है। तो वो डर क्रिएट हो जाता है, और उस डर के चक्कर में वो बेसिक चीजों को बिल्कुल छोड़ देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तो चेरी तो ऑन द टॉप वाला है कि लास्ट प्रोसेस है। फर्स्ट तो आपका जो बेसिक्स हैं, एनसीईआरटीज है, स्टैंडर्ड सोर्सेज है, उसके बाद ये तो लास्ट प्रोसेस है आपकी प्रिपरेशन का। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपको मतलब करनी चाहिए, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। कि आप लोग अगर उस वीडियो को देखोगे या जो हम लोग क्लिपिंग डालते हैं, अगर आप उसको खुद से भी पढ़ लोगे ना, तो भी हमारी जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। हम लोग तो बस क्या ट्राई कर रहे हैं कि यार ये टॉपिक था, ये एजुकेशन वाला टॉपिक, कोई एडिटोरियल आया है, इससे कुछ कुछ चीजें उठ सकती हैं क्योंकि एजुकेशन अपने सिलेबस में भी है। तो वो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। बस पढ़ना आपको है। आप देखते होगे ना, हर एक डेली उस पे लिखा रहता है कि पढ़ना आपको है। तो बाकी हर्षित सर उन सब पे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें चीजें समझ नहीं आती, और हम कनेक्ट नहीं कर पाते एज ए स्टूडेंट कि इसको किस सिलेबस के किस पॉइंट से जोड़ें, कहाँ पे यूज करना है। तो वो सब आप जो हर्षित सर की जो वीडियो आती हैं डेली, उनसे सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू हर्षित सर, थैंक यू वेरी मच, सर आपने एक टाइम लास्ट दिया। पॉइंट है, हाँ पीएसआई वाला भी हाँ, मैं एड्रेस बिल्कुल कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर पीएसआई में मेन इशू ये है, अगर आप प्रीलिम्स तो आप निकाल लेंगे जो भी रिटर्न पेपर है, बट अगर आप इंटरव्यू स्टेजेस पे देखेंगे तो जो अगर आप प्रीवियस मॉक रेफर करते हैं तो यू विल सी कि स्टूडेंट्स बहुत ब्लैंक माइंड से वहां जाते हैं, बिकॉज ओवर द टाइम दे हैव ओनली रेफर टू द फैक्चुअल इन्फो। तो वो जो एनालिटिकल पावर है, ऐसा नहीं है कि केवल आरएस में आपको रिक्वायर्ड है, पीएसआई में भी इंटरव्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेगुलर इस तरह की न्यूज को पढ़ेंगे तो फिर आपको बाद में ये इंटरव्यूज और इनके पीछे उतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
और मैक्सिमम पॉपुलेशन ओवरलैप करती है सर पीएसआई एंड आरएएस की। हो सकता है कोई अभी पीएसआई पे फोकस कर रहा हो, 2 साल बाद वो आरएएस के लिए ऑप्ट करे, तो उनके लिए दोनों ही तरीके से इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली सर आरएएस, अगर अगर आप देखें पीएसआई के बहुत ज्यादा बच्चे आरएएस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं एंड वाइसा वर्सा। तो जब पीएसआई का इंटरव्यू होगा तो दे हैव टू फेस स्टूडेंट्स फ्रॉम आरएएस बैकग्राउंड, उनमें भी काफी ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके होंगे, तो उनकी एनालिटिकल या उनकी आर्ग्यूमेंटेटिव पावर उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगी। तो पीएसआई के लिए भी सर अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तरह के आर्टिकल्स को खुद से पढ़ सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं तो ज़रूर देखना चाहिए। सर आपने बहुत सही बात बताई है कि पीएसआई जो पर्टिकुलरली पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनका कंपटीशन उन स्टूडेंट से भी है जो आरएस का इंटरव्यू दे के आए हैं, आरएस मींस दे के आए हैं। मतलब आरएस वाले स्टूडेंट सब पीएसआई देंगे, शायद ही कुछ स्टूडेंट होंगे जो पर्टिकुलरली आरएस पे फोकस कर रहे होंगे। तो हाँ, ये बात है कि आरएस वाले स्टूडेंट्स या यूपीएससी वाले स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे होंगे। लेकिन आपको अगर चाहते हो कि आपका इंटरव्यू में उनसे मैच हो चीजें, क्योंकि आपको compete उन्हीं के साथ करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट अभी से। वरना बाद में चीजें, क्योंकि सर ने बताया ना कि ओवर द नाइट नहीं होती है भाई, वो कि आज न्यूज़पेपर उठा लिया और मैंने चीजें कर ली। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे ना कि मॉक इंटरव्यू के वीडियोस आते हैं, वहां पे बहुत बेसिक सी चीजें नहीं बता पा रहे होते हैं स्टूडेंट्स। वो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं होंगी या कुछ, वो उनमें वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता और वो उस लेवल पे चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो पीएसआई वाले स्टूडेंट्स भी इस चीज को देखें, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो चीज। थैंक यू हर्षित सर, थैंक्स अलॉट। थैंक यू मतलब सर। आप लोग, आप बस ऐसे ही वीडियो लाते रहें स्टूडेंट्स के लिए तो बढ़िया रहेगा। अब अब किसी स्टूडेंट को कोई और डाउट है, कोई पूछना चाहता है, मतलब मैम ने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, जो भी मैसेज आए थे तो वो सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। मुस्कान मैम, एक स्टूडेंट का डाउट है कि कौन सा न्यूज़पेपर उन्हें पढ़ना चाहिए, कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या फिर कोई भी, आप क्या बताओगे? देखो न्यूज़पेपर ऐसा है कि अगर आप कंफर्टेबल है तो हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण जो आता है ना उसमें कवर हो जाती हैं चीजें सारी। और इंग्लिश के लिए तो द हिंदू, अगर आप लोग कंफर्टेबल है पढ़ने में तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और मैम एक स्टूडेंट का डाउट है कि अभी जैसे पीएसआई का एग्जाम होगा या प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इस साल वाला करें या नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आ जाएगा वो एग्जाम से पहले। तो क्या सजेस्ट करोगे आप? देखिए मोस्टली जो इकोनॉमिक सर्वे है ना उसके अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता ना। तो उसके अंदर फिगर्स के अंदर बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो आएगा, स्कीम्स वही रहेंगी, चीजें वही अच्छा। रहेंगी। तो आप इसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि वो पुराने वाला सर्वे कवर करे या इधर वाला करे। तो जब भी नेक्स्ट सर्वे आएगा तो आप बस जो वो डेटा वाला पोर्शन है ना उसको आप जरूर नए सर्वे वाला एक बार देख लीजिएगा। बाकी कोई मेजर चेंज रहता नहीं है, स्कीम्स वही रहती हैं, पॉलिसीज वही रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। हाँ सही है, क्योंकि इस बार वाला पढ़ लो, चेंजेस होंगे नहीं, कुछ जो चीजें होंगी उसको अपडेट कर लेंगे, तो हाँ आपको बस जो एटलीस्ट एक बार चेंजेस पढ़ होंगे के रख उसको सकते आप हो। लोग अपडेट। एग्जैक्टली। और कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट का अगर है तो बताइए। जो भी मैसेजेस आए हुए हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो यार, सिंपल है, मतलब ये सेशन वगैरह तो हम लोग लेते रहेंगे और मैम आप लोगों को गाइड करती रहेंगी चीजें, बट मेन चीज आएगी आप लोगों के ऊपर है भाई। मेहनत आपको करनी है, आपको पता है कि कितना टाइम अभी आपके पास है, कितना टाइम आप डिवोट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं जो बात करने से सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, है ना। चाहे आपको कोई पर्सनल इशू है या कैसा भी वो, आप हमारी टीम से कभी भी बात कर सकते हो, हम लोग सबको सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं सुना जाता। तो हम ट्राई करते हैं कि अपने बेस्ट लेवल पे जाके उन चीजों को सॉर्ट आउट करें। और बाकी जो भी चीजें थी कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे, आपको क्या सोर्सेज हैं, कैसे पीएसआई को आरएस प्रीलिम्स के साथ लेके चलना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने ट्राई किया कि एड्रेस हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। मैम, आप और कुछ थोड़ा सा बोलना चाहें इनको कि हाँ कैसे चीजें हैं, तो फिर वाइंड अप करते हैं। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप अभी नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पढ़ना अपना जारी रखिए।
है ना, मीन्स ओरिएंटेड तैयारी शुरू कीजिए, है ना, जो चेंजिंग पैटर्न्स है उसमें एडप्ट होइए, आंसर राइटिंग को प्रायोरिटाइज कीजिए, रिलायबल सोर्सेज के ऊपर ही स्टिक करें, ठीक है, रिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, मल्टीपल सोर्सेज पे प्लीज मत जाइएगा। मैं बारी बारी यही बोलूंगी कि मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने टाइम निकाला। आज संडे था आपका इट्स ओके सर, थैंक यू। बट हम लोग आगे भी आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, आपको सेशंस लेने होंगे गाइड करने के लिए सर आई इसमें एम से। हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच थैंक एवरीवन। यू। ओके। ओके मैम, थैंक यू।